एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की एग्ज़ाम है वो नज़दीक ही है साथियों। तो उसके लिए राजस्थान जीके की तैयारी करने के लिए हमने शानदार एमसी क्वेश्चनों के द्वारा हम जीके को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए साथियों। पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है। आपके सामने चार ऑप्शन है, मेहरानगढ़ किला, गोगुंदा किला, चित्तौड़गढ़ किला या फिर कुंभलगढ़ किला। इन चार ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। आप कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइए साथियों। तो तब तक हम मेहरानगढ़ किले के बारे में देखते हैं साथियों। तो नोट कीजिए मेहरानगढ़ किले के बारे में, सभी साथी नोट करेंगे मेहरानगढ़ किले के बारे में। तो मेहरानगढ़ किला, इसका निर्माण किसने करवाया साथियों? तो इसका निर्माण राव जोधा ने करवाया। नोट कीजिए साथियों, राव जोधा ने मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया। और अगर इसकी नींव किसने रखी, ये बात आपसे क्वेश्चन इसके रूप में पूछा जाए कि इसकी नींव है वो किसने रखी, तो नींव करणी माता ने रखी। किसने रखी साथियों? नोट कीजिए, करणी माता ने। करणी माता ने मेहरानगढ़ किले की नींव रखी। सभी साथी नोट करेंगे। और यह है कहाँ पर? तो मेहरानगढ़ किला जोधपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर साथियों? जोधपुर में है। नोट कीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट दुर्ग है साथियों। और अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक तोपों वाला किला कौन सा है, सर्वाधिक तोपों वाला किला कौन सा है, तो यह मेहरानगढ़ किला रहेगा। सर्वाधिक तोपों वाला किला कौन सा किला है? तो मेहरानगढ़ अपना राइट आंसर हो जाएगा। और अगर इसका उपनाम की बात करें, जो कि इम्पोर्टेंट है साथियों, आपसे अगर इसके उपनाम पूछा जाए तो इसे कहते हैं गढ़ चिंतामणि। नोट कीजिए, गढ़ चिंतामणि किसे कहते हैं? तो मेहरानगढ़ किले को कहते हैं। गढ़ चिंतामणि भी इसी को कहते हैं। और एक म्यूर ध्वजगढ़, क्या नाम है साथियों? म्यूर ध्वजगढ़ भी इसी को कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मेहरानगढ़ किले के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। तो एक बार सभी साथी नोट करेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया। एक बार रिपीट करेंगे साथियों, मेहरानगढ़ किले का निर्माण राव जोधा ने करवाया। और अगर इसकी नींव की बात करें तो नींव इसकी करणी माता ने रखी। जोधपुर के अंदर यह है। और सर्वाधिक तोपों वाला किला आपसे पूछा जाए कौन सा किला है, तो मेहरानगढ़ किला। और अगर उपनाम की बात करें तो इसको गढ़ चिंतामणि कहते हैं और म्यूर ध्वजगढ़ भी इसी का उपनाम है। तो ये आपको पता होना चाहिए मेहरानगढ़ किले के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ सभी ने नोट कर लिया होगा और इसका राइट आंसर भी बताया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कुंभलगढ़ किला, यानी कि द नंबर ऑप्शन है वो अपना राइट रहेगा साथियों। द नंबर ऑप्शन है, इसको नोट कीजिए, अपना राइट आंसर हो जाएगा। 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ किले के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बार सभी साथियों को क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? प्रेमल देवी, कर्णावती, लाड कंवर या फिर उत्तम दे। इसमें से आपको नौलखा बावड़ी है वो किसने निर्माण करवाया, उसका उसका राइट आंसर बताना है। तो एक बार सभी साथी इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, प्रेमल देवी ने नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया। ए नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, इंपॉर्टेंट निशान लगाइए इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? पंडित द्वारका प्रसाद शर्मा ने, आनंद कुमार स्वामी ने, और शोभामल गहलोत और श्री राय कृष्णदास जी। यानी कि इन चार ऑप्शन में से आपका एक राइट आंसर होगा, उसका आप उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करता हूँ सभी ने इसका राइट आंसर बताया होगा। तो सबसे पहले देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ब, आनंद कुमार स्वामी ने सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया। आनंद कुमार स्वामी ने सन 1916 के अंदर इनकी एक पुस्तक है साथियों। कौन सी पुस्तक है? पुस्तक का नाम नोट कीजिए, राजपूताना पेंटिंग्स। क्या नाम है साथियों? राजपूत पेंटिंग्स। सभी साथी नोट करेंगे, राजपूत पेंटिंग्स। क्या नाम है साथियों? आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक का नाम है राजपूत पेंटिंग्स, जो 1916 के अंदर, जिसके अंदर इन्होंने राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किया।
ये नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों आज का हमारा, बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? बाड़मेर प्रिंट है वो किस नाम से जाना जाता है? बादला, अजरक, फड़ या फिर पिछवाई? इसमें से आपको राइट आंसर बताना है बाड़मेर प्रिंट के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अजरक प्रिंट, यानी कि ऑप्शन बी। क्या रहेगा साथियों? ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अजरक प्रिंट के बारे में नोट कीजिए साथियों, राजस्थान का एकमात्र प्रिंट जो दोनों तरफ से छपता है। राजस्थान का एकमात्र प्रिंट जो दोनों तरफ से छपता है। राजस्थान का एकमात्र प्रिंट जो दोनों तरफ से छपता है। सभी साथी नोट करेंगे साथ साथ। तो वो उसका कौन सा उत्तर होगा साथियों? इसका ऑप्शन बी, बाड़मेर प्रिंट अजरक प्रिंट के नाम से भी जाना जाता है, जो राजस्थान का एकमात्र ऐसा प्रिंट है जो दोनों तरफ से छपता है। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों बिना किसी देरी के। राजस्थान में झरोवा गीत है, राजस्थान में झोरावा गीत है, एक विरह गीत है, या फिर एक जन्मोत्सव गीत है, या फिर वधु विदाई गीत है, या फिर फसल रोपने के समय गाए जाने वाला गीत है? इसमें से आप राइट आंसर बताइए। तब तक हम साथियों इसके बारे में देखते हैं फसल रोपने के समय गाए जाने वाला गीत, यानी कि ऑप्शन द के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेजा टेर, ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन द का जैसा कि आपके सामने फसल रोपने के समय गाए जाने वाला गीत हो जाएगा तेजा टेर। कौन सा टेर है साथियों? तेजा टेर है जो फसल रोपने के समय गाया जाता है। तेजा जी के बारे में देखिए साथियों, तेजा टेर से तेजा जी के बारे में नोट करेंगे सभी साथी। तेजा जी के बारे में तो इनका सबसे पहले आपसे जन्म पूछा जाता है, तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ? नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ। नोट कीजिए साथियों, नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ। और अगर आपसे इनके पिता का नाम पूछा जाए तो इनका पिता का नाम रहेगा ताहड़ जी। नोट करेंगे सभी साथी साथ साथ, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। आपसे राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के अंदर सीईटी के अंदर सीईटी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है वो ज़्यादा आने वाला है, इसलिए राजस्थान के लोक देवता भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो तेजा जी अपने राजस्थान के लोक देवता हैं, जो कि पंचपीरों में तो शामिल नहीं है, फिर भी इम्पोर्टेंट स्थान रखते हैं। तो इनका जन्म नागौर में, पिता ताहड़ जी। और अगर आपसे माता का नाम पूछा जाए तो माता का नाम नोट कीजिए राजकुमारी। क्या नाम है साथियों? नोट कीजिए राजकुमारी इनके माता का नाम है। और सबसे इम्पोर्टेंट इनका घोड़ी का नाम पूछा जाता है, तो घोड़ी का नाम रहेगा लीलन। क्या नाम साथियों? लीलन या फिर श्रृंगारी। सभी साथी नोट करेंगे, लीलन या फिर श्रृंगारी इनकी घोड़ी का नाम है। तो एक बार सभी साथी इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे और सेव कर लेंगे। अगर आप साथ साथ नोट करें तो नोट कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने इसको नोट कर लिया होगा। और इसका राइट आंसर देखते हैं अपन लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, एक विरह गीत है, झरोवा है जो एक विरह गीत है, यानी कि अपना राइट आंसर हो जाएगा ए। यह भी नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का हमारा, रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? रावण हत्ता तत्वाद्य यंत्र है, या फिर सुशीर काष्ठ है, या फिर अवनद है, या फिर घन है? इसमें से राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर आप नोट कीजिए, रावण हत्ता एक तत्वाद्य यंत्र है। ए नंबर ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर है साथियों। रावण हत्ता के बारे में देखिए, नोट कीजिए रावण हत्ता के बारे में। रावण हत्ता पाबू जी की फड़ व रामदेव जी की फड़ वाचन के समय रावण हत्ता का प्रयोग किया जाता है। कब प्रयोग किया जाता है साथियों? जब पाबू जी की फड़ और रामदेव जी की फड़, इन दोनों लोक देवताओं की जब फड़ का वाचन किया जाता है उस समय रावण हत्ता का प्रयोग किया जाता है, रावण हत्ता का यूज होता है साथियों। सभी साथी नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है रावण हत्ता का क्वेश्चन भी। तो इसका राइट आंसर मैंने आपको बता दिया, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य की आत्मा, यानी कि जिसे
लोक नृत्यों का सिरमौर कहते हैं, किस नृत्य को कहा जाता है, यानी कि राजस्थान राज्य की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है, घूमर को, इंडोली को, या फिर तेरह ताली, या फिर भवाई। इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो तेरह ताली नृत्य के बारे में तो मैं आपको बता दूं साथियों, जैसा कि आपके सामने ऑप्शन सी है तेरह ताली। तेरह ताली नृत्य के बारे में नोट कीजिए। रामदेव जी के मेले में, रामदेव जी के मेले में कामड़िया जाति की महिलाओं द्वारा, कामड़िया जाति की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। कामड़िया जाति की महिलाओं द्वारा यह नृत्य, तेरह ताली नृत्य किया जाता है। और किसके मेले में? तो रामदेव जी के मेले में। रामदेव जी के मेले में कामड़िया जाति की महिलाओं द्वारा तेरह ताली नृत्य किया जाता है। और राज्य की आत्मा किस नृत्य को कहते हैं? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा घूमर नृत्य को राज्य की आत्मा कहते हैं, जिसे लोक नृत्यों का सिरमौर भी कहते हैं। यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस घूमर नृत्य के बारे में देखिए, राजस्थान का राज्य नृत्य तो है ही है, और सभी नृत्यों का सिरमौर भी इसे ही कहते हैं। राज्य की आत्मा है, यह भी नोट करेंगे, राज्य की आत्मा और सभी नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? तो घूमर नृत्य को कहा जाता है। एक बार सभी साथी नोट करेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और अपना यूट्यूब चैनल है साथियों स्मार्ट क्लासेज एकेडमी के नाम से, उससे भी आप अभी जुड़ सकते हैं। और जो भी विद्यार्थी रीट विशेष की तैयारी कर रहा है तो वो भी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकता है, क्योंकि रीट से जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेगी वो अपने सबसे प्रथम दी जाएगी यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पे। एक बार सभी साथी ज्वाइन कर लेंगे अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेज एकेडमी को। आज का हमारा क्वेश्चन का इसका राइट आंसर बताइए। रम्मत है, रम्मत एक लोक नृत्य है, या फिर एक लोक संगीत है, या फिर एक लोक नाट्य है, या फिर लोक अपने वाद्य यंत्र है? तो इसमें से राइट आंसर बताइए आप कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन है, रम्मत एक लोक नाट्य है। क्या है साथियों? रम्मत एक लोक नाट्य है। यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। फूलडोल उत्सव मनाया जाता है प्रणामी पंथ द्वारा, या फिर वल्लभ पंथ द्वारा, या फिर राम स्नेही पंथ द्वारा, या फिर सतनाम पंथ द्वारा? फूलडोल उत्सव कब मनाया जाता है, किसके द्वारा मनाया जाता है? तो इसमें राइट आंसर बताइए आप। तो इसका राइट आंसर रहेगा साथियों राम स्नेही पंथ द्वारा। नोट कीजिए ऑप्शन से अपना राइट आंसर रहेगा, राम स्नेही पंथ द्वारा फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। तो एक बात इसमें राम स्नेही संप्रदाय के से नोट कीजिए, राम स्नेही संप्रदाय के लोग गुलाबी वस्त्र पहनते हैं। कौन से वस्त्र पहनते हैं साथियों? गुलाबी वस्त्र राम स्नेही संप्रदाय के लोग पहनते हैं। सभी साथी नोट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और गुलाबी से आप एक बात और याद रखेंगे, गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? क्वेश्चन आ सकता है कि गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों? नोट कीजिए, नाथ द्वारा की गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा की गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है। एक बार इसको रिवीजन करेंगे साथियों। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है, तो फूलडोल महोत्सव राम स्नेही पंथ द्वारा मनाया जाता है। और राम स्नेही पंथ के जो लोग हैं वो कौन सा वस्त्र धारण करते हैं? तो गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं। और गुलाबी से एक क्वेश्चन अपने को अलग से याद रखना है कि गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चन है ये साथियों, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। तो बड़े ही गंभीर रूप से क्लास से जुड़े रहिए और लास्ट तक बने रहेंगे। तो इसमें हमारा आज का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से संबंधित है? रामदेव जी, पाबू जी, मल्लीनाथ जी, या फिर गोगा जी? इसमें से आपको राइट आंसर बताना है जो लोक देवता सांपों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर बताइए साथियों। इसका राइट आंसर रहेगा गोगा जी। ऑप्शन द अपना राइट आंसर रहेगा। गोगा जी को लोक देवता अपने सांपों से संबंधित माना जाता है। और अगर रामदेव जी की बात करें तो इसे रामदेव जी सांप्रदायिक सद्भावना का लोक देवता कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रामदेव जी को। नोट कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है रामदेव जी। राजस्थान के 5 पीरों में शामिल है साथियों। सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक किस लोक देवता को कहा जाता है? तो रामदेव जी को। सांप्रदायिक सद्भावना
सांप्रदायिक सद्भावना का लोक देवता रामदेव जी को कहा जाता है। और अगर पाबू जी की बात करें अपन, तो पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका अवतार मानते हैं साथियों? पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। सभी साथी नोट करेंगे, लक्ष्मण का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है? तो पाबू जी को। और पाबू जी को ऊंटों का देवता भी कहते हैं। नोट कीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ऊंटों के देवता। ऊंटों के देवता पाबू जी को कहते हैं। नोट करेंगे साथियों। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन गोगा जी के बारे में। तो सबसे पहले नोट कीजिए गोगा जी के बारे में। तो इनके पिता का नाम नोट कीजिए आप। इनके पिता का नाम है साथियों जेवर। क्या नाम है रहेगा? जेवर। और अगर इनकी माता का नाम पूछा जाए, गोगा जी के माता का नाम रहेगा साथियों बाछल। क्या नाम है साथियों? बाछल है। और गोगा जी का अगर आपसे उपनाम पूछा जाए, तो उपनाम में इन्हें कहते हैं जहर पीर। क्या कहते हैं साथियों? जहर पीर कहते हैं। सभी साथी नोट करेंगे, उपनाम इनका इंपॉर्टेंट है। और अगर इनके जन्म की बात करें, तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ साथियों? ददरेवा चूरू के अंदर इनका जन्म हुआ है। गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ है? ददरेवा चूरू के अंदर इनका जन्म हुआ है, जहाँ पर इनकी शीर्ष मेड़ी स्थित है। और धुर मेड़ी अपने गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बनता है साथियों घोड़ी का नाम। नोट कीजिए, घोड़ी का नाम नोट कीजिए साथियों। उम्मीद करता हूँ सभी साथी साथ साथ नोट कर रहे होंगे। तो घोड़ी का नाम रहेगा इनकी नीली घोड़ी। क्या कहते हैं साथियों? नीली घोड़ी अपने गोगा जी का वाहन है। और अगर इनकी पत्नी का नाम आपसे पूछा जाए, तो पत्नी का नाम भी आप नोट कीजिए। केलम दे इनकी पत्नी का नाम है। केलम दे इनकी पत्नी का नाम है। तो ये गोगा जी अपने राजस्थान के पंच पीरों में शामिल है। तो एक बार दोबारा से रिवीजन करेंगे साथियों गोगा जी के बारे में। अगर आपसे इनके पिता का नाम पूछा जाए, तो पिता का नाम जेवर रहेगा, माता का नाम बछल है। और इनका उपनाम पूछा जाए, तो इनका उपनाम जहर पीर है। गोगा जी को जहर पीर कहते हैं। और अगर इनके जन्म की बात करें, तो ददरेवा चूरू के अंदर इनका जन्म हुआ है। और घोड़ी का नाम इंपॉर्टेंट है, जो घोड़ी का नाम है नीली घोड़ी। क्या नाम है साथियों? नीली घोड़ी। और इनकी पत्नी का नाम है केलम दे। और गोगा जी की शीर्ष मेड़ी अपने ददरेवा चूरू के अंदर है, जहाँ पर इनका जन्म हुआ। और धुर मेड़ी है वो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में, जहाँ गोगा नवमी को मेला लगता है। तो सभी साथी नोट करेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने नोट किया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप उत्तर बताइए। करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत है लांगोरिया, या फिर हिंडो, या फिर इडोणी, या फिर लावणी। इसमें से आपको राइट आंसर बताना है जो केला देवी की आराधना में गाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप नोट कीजिए साथियों, लांगोरिया। यहाँ पे अपना ऑप्शन है, यानी कि ए अपना राइट आंसर रहेगा। काली सिंध नदी के किनारे करौली के अंदर केला देवी का मंदिर है। केला देवी का मंदिर कहाँ पर है साथियों? करौली के अंदर। करौली के अंदर इनका मेला है और काली सिंध नदी के किनारे है। आपसे पूछा जा सकता है किस नदी के किनारे केला देवी का मंदिर है? तो काली सिंध नदी के किनारे इनका मंदिर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का हमारा। जैसलमेर के नरेश कुलदेवी के रूप में किस निम्न में से किस देवी की पूजा करते थे? करणी माता, नागणेची माता, या फिर स्वांगीय देवी, या फिर अन्नपूर्णा। जैसलमेर के नरेश कुलदेवी के रूप में, जैसलमेर के नरेश कुलदेवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते थे? तो इसका राइट आंसर बताइए आप सभी। राइट आंसर बताएंगे सभी साथी। तो इसका राइट आंसर नोट कीजिए साथियों, स्वांगिया देवी अपना राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन से अपना राइट आंसर हो जाएगा स्वांगिया देवी, जिसे आयड माता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है साथियों? आयड माता के नाम से जाना जाता है। सभी साथी नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और करणी माता की अगर बात करें, जैसा कि आपके सामने एक नंबर ऑप्शन है, तो करणी माता चारण समुदाय की कुल देवी है। किस समुदाय की कुल देवी साथियों? चारण समुदाय की। नोट करेंगे सभी साथी, चारण समुदाय की कुल देवी। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने नोट किया होगा। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर करेंगे और अपना यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करेंगे। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और क्लास को शेयर करेंगे, ताकि और भी साथी वो अपनी क्लास से जुड़ सकें और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना साथियों, बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है? करौली में, धौलपुर, या फिर सवाई माधोपुर, या फिर भरतपुर। इसका राइट आंसर बताइए आप।
तो इसका राइट आंसर उम्मीद करता हूँ आपने कमेंट बॉक्स में बता रहे होंगे साथ साथ। तो इसका राइट आंसर आप नोट कीजिए, ऑप्शन बी, धौलपुर के अंदर बाबू महाराज का मेला लगता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर हो रहेगा साथियों। तो एक बार सभी साथी शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का हमारा, और आपको आज के क्वेश्चन किस प्रकार के लगे, अच्छे लगे या फिर किस लेवल के लगे, आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लाल्या काल्या का मेला आयोजित होता है भरतपुर में, जयपुर में, भीलवाड़ा में या फिर अजमेर के अंदर। तो आप सभी इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर आप नोट कीजिए साथियों, अजमेर के अंदर लाल्या काल्या का मेला आयोजित होता है। कहाँ पर होता है साथियों? अजमेर के अंदर। यहाँ पर ऑप्शन डी अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों आज का हमारा, तीज का त्यौहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? सबसे इम्पोर्टेंट है तीज का त्यौहार अजमेर में, जयपुर में, जोधपुर के अंदर और बीकानेर के अंदर। सभी साथी इसका राइट आंसर बताएंगे, तीज का त्यौहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, तीज का त्यौहार मुख्य रूप से जयपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर रहेगा साथियों। एक बार सभी साथी शेयर करेंगे क्लास को। आज का हमारा अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, राजस्थान में पोमचा किसे कहते हैं? राजस्थान में पोमचा किसे कहते हैं? महिलाओं की ओढ़नी विशेष को, या फिर पुरुषों के साफे को, या फिर महिलाओं की ऊनी शॉल को, या फिर आदिवासी महिलाओं के वस्त्र विशेष को पोमचा कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर आप बताएंगे साथियों इस क्वेश्चन का। और एक मैं आपको बता दूं बात साथियों, हमने थ्योरी के रूप में अब तक थ्योरी के अंदर अपने राजस्थान जियोग्राफी के अंदर राजस्थान की प्रमुख झीलों को अभी तक कवर कर लिया, यानी कि कंप्लीट थ्योरी के रूप में मैंने यूट्यूब पर अपने यूट्यूब चैनल है स्मार्ट क्लासेस एकेडमी का, इस पर मैंने पूरी थ्योरी के रूप में राजस्थान की झीलों को पढ़ाया है। तो अभी तक आपने उन क्लास को नहीं देखा है तो एक बार सभी साथी क्लास को देखेंगे स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर। राजस्थान की प्रमुख झीलों के नाम से अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पर आप ज़रूर विजिट करेंगे और उन क्लासों को भी देखेंगे, जिससे आपका कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथी एक बार ज़रूर विजिट करेंगे। तो इसका राइट आंसर आपने बताया होगा, पोमचा किसे कहते हैं? तो पोमचा महिलाओं की ओढ़नी विशेष को कहते हैं। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर रहेगा। नोट करेंगे एक बार सभी साथी, पोमचा किसे कहते हैं? तो महिलाओं की ओढ़नी विशेष को पोमचा कहते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता है, यानी कि आपको उस आभूषण का नाम बताना है जो सिर पर नहीं पहना जाता है। तो जिनमें है मेमंद, बोर, रखड़ी या फिर कदोरा। इसमें से राइट आंसर बताएंगे आप सभी। तो आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता वो रहेगा कदोरा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा साथियों? कदोरा, आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, झड़ूला एक प्रमुख संस्कार है, इसे कहते हैं? झड़ूला एक प्रमुख संस्कार है, इसे कहते हैं जातकर्म, निष्क्रमण, चूड़ाकर्म या फिर समावर्तन। इसमें से आप राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, चूड़ाकर्म। झड़ूला चूड़ाकर्म यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा। सभी साथी नोट करते हुए चलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्लास अच्छी लग रही है, और अपना यूट्यूब चैनल है वो उसको सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे। मेवाती बोली से संबंधित जिला है, जयपुर है या फिर सीकर है, अलवर और कोटा। इसमें से किस जिले में मेवाती बोली बोली जाती है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलवर के अंदर मेवाती बोली बोली जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट आया वो क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? हिंदी का, पिंगल का या फिर डिंगल का या फिर संस्कृत का? इसमें से आप राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, पिंगल भाषा का हमीर रासो ग्रंथ है। किसका है? पिंगल भाषा का। ऑप्शन बी यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, किस प्रसिद्ध दुर्ग के बारे में नोट कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि सब
अन्य सब दुर्ग नगन है, जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़, आमेर या फिर मेहरानगढ़। इसमें से आपको राइट आंसर बताना है जिसके बारे में यह कथन कहा गया है अबुल फजल ने। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग। कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए, यानी कि ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है। पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर, या फिर रामगढ़ का भांडदेवा मंदिर, या फिर मैनाल का महानालेश्वर मंदिर, या फिर डूंगरपुर का सोमनाथ मंदिर। इसमें से आप राइट आंसर बताइए। और आपको मैं एक बड़े ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ साथियों। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके अंदर अपने जब आप कम्युनिटी पोस्ट पर जाओगे, कम्युनिटी पोस्ट पर जब आप जाओगे तो वहाँ पे हम डेली के 3 या 4 क्वेश्चन लगा रहे हैं राजस्थान जीके से संबंधित, जहाँ पे अपने सीईटी के लिए कंप्यूटर का हो गया और साइंस का हो गया, ये क्वेश्चन डेली लगते हैं। यानी कि आप लगभग अगर बात करें तो एक महीने के अंदर 30 दिन होते हैं, जिसमें अगर आप 4 क्वेश्चन की एवरेज निकालो तो 120 क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं कम्युनिटी पोस्ट पर मात्र 1 या 2 मिनट के अंदर, जहाँ पर अपने को राइट आंसर के नीचे आपको व्याख्या देखने को भी मिलेगी। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप कम्युनिटी पोस्ट पे डेली अपने टाइम टू टाइम जाकर अपना आंसर दिया करें, जिससे आपकी तैयारी का लेवल का जो आपको पता लगेगा और अन्य लोगों के साथ भी आप कंपैरिजन कर सकें। तो इसका राइट आंसर बताइए साथियों। भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है, तो भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर रहेगा पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर। कौन सा मंदिर है साथियों? पाली जिले का सेवाड़ी मंदिर, यानी कि ए नंबर ऑप्शन अब अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों आज का हमारा। दाऊदी बोहरा का प्रमुख उपासना स्थल है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उपासना स्थल है सिमलवाड़ा, गागरोन, सागवाड़ा या फिर गलियाकोट। इसमें से राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, गलियाकोट। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उपासना स्थल गलियाकोट है, यहाँ पे अपना राइट आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। हवा महल का निर्माण करवाया गया। हवा महल का निर्माण करवाया गया राजा भगवान दास, राजा मान सिंह, स्वाई प्रताप सिंह या फिर महाराजा स्वाई जय सिंह। तो एक बार सभी साथी इसका राइट आंसर बताएंगे, तब तक हम हवा महल के बारे में विस्तृत तरीके से देखते हैं साथियों। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हवा महल है कहाँ पर। तो हवा महल जयपुर के अंदर है। नोट करेंगे एक बार सभी साथी, हवा महल कहाँ पर है साथियों? हवा महल जयपुर के अंदर है। हवा महल कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है साथियों, आप इमेज देख सकते हैं हवा महल किस प्रकार का है। तो हवा महल सबसे पहले नोट कीजिए, हवा महल जयपुर के अंदर है। इसका निर्माण आपको बताना है किसने करवाया, और आकृति मयूर के अपने ध्वज के समान। एक बार सभी साथी नोट करेंगे, आकृति इसकी बताइए सभी साथी। हवा महल जयपुर के अंदर है, इसका निर्माण किसने करवाया आपको बताना है। और अगर इसकी अपने आकृति की बात करें तो कृष्ण जी के मुकुट के समान है। कृष्ण जी के मुकुट के समान, सभी साथी नोट करेंगे, कृष्ण जी के मुकुट के समान इसकी आकृति है। उम्मीद कर रहा हूँ सभी साथी साथ साथ नोट कर रहे होंगे। आगे देखेंगे हवा महल के बारे में। हवा महल का वास्तुकार कौन था? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। हवा महल का वास्तुकार कौन था? तो इसका नाम लिखिए, लालचंद इसका वास्तुकार था। कौन था साथियों? लालचंद इसका वास्तुकार था। और अगर आपसे झरोकों की संख्या पूछी जाए तो झरोकों की संख्या रहेगी साथियों 365। कितनी है साथियों? 365 है। और अगर खिड़कियों की बात करें तो 953 इसमें खिड़कियां हैं। यह 5 मंजिला भवन है। कितना मंजिला भवन है साथियों? 5 मंजिला भवन है, जिसमें पहली मंजिल का नाम बताइए आप। पहली मंजिल का नाम है जो आप कमेंट अपनी क्लास कंप्लीट होने के बाद में पहली मंजिल का आप नाम कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आज के लिए आपका यह क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। तो इसका राइट आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उम्मीद करता हूँ आपने इसका निर्माण वो किसने करवाया उसका उत्तर बताया होगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए थे मैंने, जिनमें भगवान दास है, मान सिंह है और प्रताप सिंह है और महाराजा स्वाई जय सिंह है। तो इसमें से आप राइट आंसर इसका नोट कीजिए। तो हवा महल का राइट आंसर हो जाएगा निर्माण वो अपना स्वाई प्रताप सिंह है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर रहेगा। तो सभी साथी नोट कर लेंगे, जहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे नहीं लिखवाया था इसका निर्माण वो किसने करवाया, तो स्वाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए साथियों। निम्नलिखित में से
कौन सा डूंगरपुर के शासक एक थंबिया महल को चारों ओर से घेरने वाले महलों में से एक नहीं है? विजय निवास, उदय विलास, या फिर हुकुम निवास, या फिर खुमन निवास? इनमें से आपको कौन सा डूंगरपुर के एक थंबिया महल को चारों ओर से घेरने वाले महलों में से एक नहीं है, उसका उत्तर बताना है। तो उसका उत्तर रहेगा साथियों ऑप्शन सी, हुकुम निवास। कौन सा रहेगा साथियों? हुकुम निवास। आपको 4 महल मैं आपको नोट करवा देता हूँ साथियों, आप नोट कीजिए 4 महल कौन कौन से हैं। तो जिनमें से पहला महल रहेगा विजय निवास महल। कौन सा महल है साथियों? विजय निवास महल। एक बार सभी साथी नोट करेंगे, विजय निवास महल। जैसा कि आप ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, सबसे पहला महल तो है विजय निवास महल, ये नोट करेंगे। फिर अपना दूसरा महल है उदय निवास महल, जो एक थंबिया महल को चारों ओर से घेर के रखा है। और तीसरा अपना लक्ष्मण निवास महल, नोट करेंगे। तीसरा इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, यहाँ पे हुकुम निवास दे रखा है, जो अपना गलत उत्तर है, अपना राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और हुकुम निवास महल है जो 4 महलों में शामिल नहीं है। तो तीसरा महल अपना हो जाएगा लक्ष्मण निवास। कौन सा महल है साथियों? लक्ष्मण निवास। इसको अब नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है साथियों, और आने की संभावना भी बनती है सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर। और चौथा महल है साथियों खुमन निवास महल। तो ये अपने 4 महल है जो एक थंबिया महल को चारों ओर से घेर के रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही साथियों, आज की हमारी क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगी, तब तक के लिए धन्यवाद। और ऐसे घर पर बैठे हुए ऑनलाइन स्मार्ट क्लास एकेडमी से जीके पढ़ते रहिए। धन्यवाद।